हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पैसिव वॉइस के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और हम इस वीडियो में पैसिव वॉइस के फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। और आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिस ट्रिक के जरिए आप सिर्फ देख कर ही वाक्य को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने के तरीके को सीख सकते हैं। लेकिन आइए सबसे पहले हम ये जान लें कि एक्टिव और पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस आखिर किस तरीके के सेंटेंस होते हैं, क्योंकि अक्सर मैंने स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होते देखा है एक्टिव और पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को समझ पाने में। तो याद रखिएगा, अगर आपको एक ऐसा वाक्य मिल जाए जिसमें सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो और उस तरीके के वाक्य में सब्जेक्ट ज़रूर मौजूद हो, तो समझ लीजिएगा कि वो वाक्य एक्टिव वॉइस का वाक्य है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, ही वॉच्ड ए मूवी यस्टरडे, ये वाक्य एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है और यहाँ सब्जेक्ट के तौर पे हमारे पास है ही। वहीं पैसिव वॉइस की बात कर ली जाए तो पैसिव वॉइस के वाक्य उस तरीके के वाक्य होते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऑब्जेक्ट को हम हिंदी में कर्म कहते हैं। अब अक्सर मैंने ये भी देखा है कि स्टूडेंट दिए गए वाक्य में ऑब्जेक्ट को पहचान पाने में कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको 2 पॉइंट बताना चाहता हूँ इसके बारे में। अगर आपको इंग्लिश में कोई वाक्य मिल जाए तब आपने करना क्या है, वहाँ देखना है कि उस दिए गए वाक्य में कौन से वर्ब के बारे में बात की जा रही है, यानी कि उस वाक्य में क्रिया कौन है, और वर्ब के ठीक साथ में जो लिखा जाता है वही अक्सर हमारा ऑब्जेक्ट होता है। और अगर हम हिंदी के वाक्य की बात करें तो हिंदी के वाक्यों में आपने बस इतना ही करना है कि दिए गए वाक्य में जो भी क्रिया है उस क्रिया के साथ आपने इनमें से कोई एक सवाल पूछना है, जैसे कि क्या, किसे, किसको और किसकी। और इन प्रश्नों के उत्तर में जो भी आपको जवाब मिलता है अक्सर वही आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो मैं बता रहा था कि पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस उस तरीके के सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए कई बार इस तरीके के वाक्य में सब्जेक्ट को लिखा तक नहीं जाता है, और अगर सब्जेक्ट को लिखा भी जाता है तो उसे इंग्लिश में बाय के साथ लिखा जाता है और हिंदी में ये द्वारा के साथ लिखा जाता है। यहाँ उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं, ए मूवी वॉज वॉच्ड बाय हिम यस्टरडे, ये जो सेंटेंस है ये एक पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल है। इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है ए मूवी और इस वाक्य में जो हमारा सब्जेक्ट हिम है ये बाय के साथ आया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस के इस बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में नॉलेज तो ज़रूर हो गई होगी। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने ही क्लास में जिसका नाम है अंग्रेजी ज्ञान ऑनलाइन। आइए अपने इस टॉपिक को शुरू करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस कर लें, और वो इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है केस। ये केस एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपको आज के वीडियो में बार बार इसका जिक्र मिलना है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि केस होता क्या है। केस जो हमारा पर्सन होता है, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, इसके अलग अलग रूप होते हैं। यानी कि अगर हम बात करें आज के टॉपिक के अकॉर्डिंग 3 केस की, यानी कि नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस की, तो मैं बता दूं कि अगर आपको कोई भी पर्सन नॉमिनेटिव केस में मिलता है, ठीक है ना, नॉमिनेटिव केस में मिलता है तो वो उस पर्सन का वो रूप होता है जो उस वाक्य में, दिए गए वाक्य में सब्जेक्ट के तौर पर यानी कि कर्ता के तौर पर मौजूद होता है। वहीं पॉजेसिव केस की बात कर ली जाए तो ये किसी पर्सन का वो रूप होता है जिसके जरिए हमें उस पर्सन का किसी के साथ कोई रिलेशन, कोई संबंध जो है दर्शाया जाता है, उसके रिलेशन को बताया जाता है, उस पर्सन के रिलेशन को बताया जाता है किसी और के साथ। वहीं अगर ऑब्जेक्टिव केस की बात की जाए तो यहाँ पर्सन का वो रूप होता है जिस पर किए गए किसी काम का असर पड़ता हो, ठीक है ना। तो आइए, जब हम नॉमिनेटिव, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव के इस बेसिक पॉइंट को जान चुके हैं तो जानेंगे कि फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही, सी, दे के नॉमिनेटिव, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव जो केस है वो कौन कौन से हैं। याद रखिएगा, आई नॉमिनेटिव केस में होता है और आई का पॉजेसिव केस हो जाता है माई और ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। वहीं वी की बात करें तो वी नॉमिनेटिव केस में होता है, पॉजेसिव केस का आवर होता है और ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है इसका अस। सेकेंड पर्सन यू हमारा नॉमिनेटिव केस में होता है और योर इसका पॉजेसिव केस होता है और यू इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है। थर्ड पर्सन ही की बात की जाए तो ही नॉमिनेटिव केस में होता है, ये इसका पॉजेसिव केस हिज होता है और ऑब्जेक्टिव केस होता है इसका हिम। सी जो है ये नॉमिनेटिव केस में होता है और सी का पॉजेसिव केस हर होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी इसका हर ही होता है। दे की बात कर ली जाए तो दे नॉमिनेटिव केस में होता है, इसका पॉजेसिव केस देयर होता है और ऑब्जेक्टिव केस इसका हो जाता है देम। अब मैं आपको ये बता दूं कि मोटे तौर पे हमने करना क्या है आज के टॉपिक में। मोटे तौर पे मैं बता दूं एक ट्रिक के जरिए कि अगर आपको दिए गए वाक्य में पर्सन का ऑब्जेक्टिव
केस मिल जाता है तो आपने सिंपली उसे नॉमिनेटिव केस में बदल देना है, और अगर दिए गए वाक्य में आपको नॉमिनेटिव केस में कोई पर्सन मिलता है तो उसे आपने सिंपली ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर देना है। यानी कि अगर आपको दिए गए वाक्य में कहीं मी मिल जाए तो आपने उसे आई में चेंज कर देना है, और अगर आपको ही मिल जाए तो उसे सिंपली चेंज कर देना है हिम में। ठीक है ना। तो ये ट्रिक के जरिए मैं आपको ये बता रहा था कि असल में हमने करना क्या है। और अगर पॉजिटिव केस की बात की जाए तो ये चेंज नहीं होते हैं, इनको वैसे का वैसा ही लिखना होता है। इसके अलावा अगर ऑब्जेक्ट के तौर पे आपको कोई एनिमल या थिंग मिल जाए जैसे कि बुक, न्यूज़पेपर, डॉग, हॉर्स एक्सेट्रा, तब आपने उसे भी चेंज नहीं करना होता है। तो आइए बात कर ली जाए उस ट्रिक की जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। इसको मैं अंग्रेजी ज्ञान स्मार्ट ट्रिक के नाम से पुकारता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा स्मार्ट ट्रिक है, अगर आप इस ट्रिक को सीख गए तो आज के टॉपिक के फ्यूचर टेंस के, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो, उसे आप सिर्फ और सिर्फ इस एक ही स्मार्ट ट्रिक के जरिए, इस एक स्मार्ट ट्रिक को सीखते हुए उसको बड़े आराम से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना सीख लेंगे। अब मैं यहाँ बताना चाहूँगा आपको कि इस स्मार्ट ट्रिक का यूज़ ये है कि आपको चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस दिया जाए या फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस दिया जाए, उस दोनों ही दौरान बदलते हुए टेंस के साथ आपको अलग अलग रूल को याद करने की जरूरत नहीं है। उस दौरान आपने बस इसी एक रूल को याद करना है, इसी एक स्मार्ट ट्रिक को यूज़ करना है। तो आइए जानते हैं ये स्मार्ट ट्रिक क्या है। मैं बता दूं कि इस ट्रिक का यूज़ आपने पॉजिटिव और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस में ही करना है। ओके, तो आइए जानते हैं कि जब भी आपको दिए गए वाक्य में आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को चेंज करने के लिए सेंटेंस दिया जाए तो आपने करना क्या है। सबसे पहले तो उस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में आपने ढूंढना है ऑब्जेक्ट को, और पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए सबसे पहले लिख देना है ऑब्जेक्ट को। और ऑब्जेक्ट याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव केस में होता है। उसके बाद आपको पॉइंट नंबर 2 में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। पॉइंट नंबर 3 में आपने मेन वर्ब को लिखना है, और मेन वर्ब याद रखिएगा पैसिव वॉइस में सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते सिर्फ और सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा किसी और वर्ब की फॉर्म का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। पॉइंट नंबर 4 में मेन वर्ब के बाद आपने बाय प्लस सब्जेक्ट को लिखना होता है, और याद रखिएगा सब्जेक्ट हमेशा हमारा ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखा होना चाहिए जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज करते हैं। और आखिर में हमने लिखना होता है रिमेनिंग को, यानी कि ऊपर बताए गए चारों पॉइंट के बाद जो कुछ भी बचा रह जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये अंग्रेजी ज्ञान स्मार्ट ट्रिक आपको क्या हेल्प करेगा, ये इस तरीके से हेल्प करेगा कि आपको बदलते हुए टेंस के साथ अलग अलग रूल को याद करने की जरूरत नहीं है। बस इस एक ट्रिक को याद कर लीजिए, और फ्यूचर इंडेफिनिट हो या फ्यूचर परफेक्ट के एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हो, आपको अलग अलग रूल को याद करने की जरूरत नहीं। बस इसी एक रूल को याद करेंगे और आपका वो जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है उसे आप पैसिव वॉइस में बदल देंगे। लेकिन याद रखिएगा स्मार्ट वे में आपने बस एक ही चीज़ पर ध्यान देना है कि आपको चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस मिले या फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस मिले, आपको इस ट्रिक में किसी को नहीं बदलना। यानी कि पहले में तो आपको ऑब्जेक्ट को लिखना है, तीसरे में आपको मेन वर्ब को ही लिखना है, चौथे में बाय प्लस सब्जेक्ट को लिखना है, पांचवें में रिमेनिंग को लिखना है। लेकिन आपको बदलते हुए टेंस के साथ सिर्फ एक ही चीज़ बदलना है, और वो है हेल्पिंग वर्ब। और अगर किसी तरीके से हमें ये मालूम चल जाए कि भाई दिए गए वाक्य को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए हमने किस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, तो हम बड़े आराम से इस अंग्रेजी ज्ञान स्मार्ट ट्रिक का यूज़ करते हुए एक्टिव वॉइस से सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदल पाएंगे। तो आज के पूरे वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप दिए गए सेंटेंस को सिर्फ देखकर इस बात का अंदाज़ा लगा लेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त उस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। और अगर हम ये जानना सीख गए तो फिर हम किसी भी तरीके के फ्यूचर सेंटेंसेस को बड़े आराम से एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना सीख लेंगे। तो आइए मैं बताता हूँ आपको ट्रिक नंबर 1, और इस ट्रिक को मैं सारा खेल हेल्पिंग वर्ब का नाम से पुकारता हूँ, क्योंकि असल में ये बिल्कुल सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का ही खेल है। यानी कि अगर आप हेल्पिंग वर्ब को समझ पाएंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, तो ये सारा का सारा जो ट्रिक है आप बड़े आराम से जान जाएंगे। ओके, तो ट्रिक 1 के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर कभी भी आपको एक्टिव वॉइस में यानी कि दिए गए वाक्य में सब्जेक्ट के साथ शैल या विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, तब आपने करना क्या है, इस तरीके के सेंटेंस को देखते ही तुरंत आपने पैसिव वॉइस में इस सेंटेंस को चेंज करते वक्त ये ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आपको यूज़ करना है या तो शैल बी का या तो विल बी का। ठीक है। और अगर आपको दिए गए सेंटेंस में मिल जाए सब्जेक्ट के बाद शैल नॉट या विल नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इस तरीके के सेंटेंस को देखने के बाद आपने तुरंत एक काम कर देना है, और वो ये कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में इस तरीके के सेंटेंस को चेंज करते वक्त आपने हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज करना है शैल नॉट बी या विल नॉट बी को।
अब मैं बता दूं कि इस तरह की कंडीशन जो है, जैसे एक्टिव वॉइस की मैं बात कर रहा था, इस तरह की कंडीशन आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ही मिलते हैं। तो आइए इस ट्रिक का यूज़ करते हुए एक सेंटेंस को सबसे पहले बारीकी से सिस्टमेटिक वे से समझते हैं कि कैसे हम इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो इसके लिए आपको ये रूल याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ यही वो स्मार्ट ट्रिक है जिसके जरिए सभी तरीके के फ्यूचर के सेंटेंसेस जो हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाए जाते हैं। आपको अलग से कोई रूल याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को हमें चेंज करना होता है। और आइए इसी चीज़ को देखेंगे। तो जब भी आपको कोई भी सेंटेंस मिल जाए जिसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो आपने सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आपको दिए गए सेंटेंस को अच्छी तरीके से पढ़ना है, बारीकी से पढ़ना है, और फिर समझना है कि उस सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। सबसे पहले आपको इसी बात को पता लगाना है। तो आप देखिए इस सेंटेंस को, अगर हम यहाँ पे जो एक सेंटेंस मैं देख रहा हूँ आपके लिए, अगर उसको हम पढ़ेंगे, ही विल सपोर्ट देम दिस टाइम, तो इस सेंटेंस को अगर देखिए तो यहाँ पर जो मैंने ये बोल्ड लेटर में लिखा है और जिसको अंडरलाइन करा हुआ आप देखें तो यहाँ लिखा है विल सपोर्ट। और मैंने अभी तुरंत आपको ट्रिक नंबर 1 के जरिए बताया कि अगर आपको दिए गए सेंटेंस में क्या मिल जाए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ मिल जाए आपको शैल या विल, और उसके साथ मिल जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इस तरीके के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त हम उसके हेल्पिंग वर्ब के तौर पे क्या यूज़ करते हैं, या तो शैल बी को या फिर विल बी को, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस वाक्य को, यानी कि ही विल सपोर्ट देम दिस टाइम, इस वाक्य को सिर्फ देखकर ही हमने इस बात का पता लगा लिया कि भाई जब पैसिव वॉइस में इस सेंटेंस को चेंज करेंगे तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगा। और अगर एक बार हम हेल्पिंग वर्ब को समझ गए तो भाई बाकी तो हम रूल को ऑलरेडी जानते हैं। अंग्रेजी ज्ञान स्मार्ट ट्रिक के तौर पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपको सबसे पहले इस तरह के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को लिखना होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, फिर मेन वर्ब के रूप पे थर्ड फॉर्म को लिखते हैं, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर रिमेनिंग को लिखते हैं। ये रूल तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, ये ट्रिक तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब का नॉलेज नहीं था, लेकिन इस सेंटेंस के जरिए हमें हेल्पिंग वर्ब भी मिल गया कि शैल बी या विल बी ही इस सेंटेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ करना है। तो आइए ये सेंटेंस जो है ही विल सपोर्ट देम दिस टाइम, इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो इसके लिए इस रूल को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, तो ये सेंटेंस देखेंगे ही विल सपोर्ट देम दिस टाइम, तो इस सेंटेंस में हमारा सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढना है। मैंने बताया था कि इंग्लिश के वाक्य में जो भी हमारा वर्ब होता है उसके बगल में जो लिखा होता है उसके साथ जो लिखा होता है अक्सर वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ सपोर्ट जो वर्ब है उसके बगल में देम लिखा है, तो देम यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमने क्या करना है, इसको लिख देना। लेकिन क्या करना क्या है, ऑब्जेक्ट को हमेशा नॉमिनेटिव केस में लिखते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त, इसलिए हम देम को नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि देम तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में है, तो हम इसके यानी कि ऑब्जेक्ट जो हमारा देम है इसका नॉमिनेटिव केस यूज़ करेंगे, और देम का ऑब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस जो होता है वो होता है दे। तो इस तरह से सबसे पहले जो हम जिसको लिखेंगे वो लिखेंगे हम दे को। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को लिखना है। हेल्पिंग वर्ब के तौर पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस सेंटेंस को सिर्फ देखकर ही हमने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया है कि भाई यहाँ पे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो होगा या तो शैल बी या तो विल बी। अब यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट है हमारा दे, तो दे के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब के तौर पर क्या लगाना है, दे के साथ हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पर लगाएंगे विल बी, दे के साथ क्या लगाएंगे हम विल बी। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने यह लिखना है मेन वर्ब, और मेन वर्ब क्या बताया मैंने, वर्ब जो हमने मेन वर्ब को यूज़ करना है वो यूज़ करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो यहाँ जो वर्ब है जो दिया गया है, जो वर्ब है सपोर्ट, और सपोर्ट की जो हमने थर्ड फॉर्म को लिखना है वो है सपोर्टेड। तो इस तरीके से हमने यहाँ तक जो आंसर बनाया वो आंसर बनाया दे विल बी सपोर्टेड। ओके, तो यहाँ तक हमने ये बनाया। अब ये सेंटेंस है ही विल सपोर्ट देम दिस टाइम, इसमें बचा क्या रह गया, इसके बाद हमारा मेन वर्ब के बाद हमने लिखना है बाय प्लस सब्जेक्ट को, और याद रखना है कि सब्जेक्ट को हमने किस केस में लिखना है, सब्जेक्ट को हमने लिखना है ऑब्जेक्टिव केस में। ओके, तो यहाँ हमारा जो इस वाक्य में जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ही। तो आइए हम ही जो सब्जेक्ट है इसको लिखते हैं यहाँ पे, लेकिन मैंने क्या बताया था कि जो हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ पे ये नॉमिनेटिव केस में है, और इसको हमने क्या करना है, इसको हमने ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है। तो जो हमारा यहाँ सब्जेक्ट ही है, ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो हो जाएगा हिम। ओके, लेकिन हमने सिर्फ हिम को नहीं लिखना, जैसे कि मैं बताया था कि सब्जेक्ट को हम किसके साथ लिखते हैं, बाय के साथ लिखते हैं, तो हमने यहाँ लिखना है बाय हिम। और उसके बाद हम लिखेंगे रिमेनिंग को, रिमेनिंग यानी कि आखिर में जो कुछ भी बचा रह गया। तो इस वाक्य को अगर हम एक बार फिर से पढ़ेंगे कि ही विल सपोर्ट देम दिस टाइम, तो हम जानेंगे कि इस वाक्य में हमारा जो रिमेनिंग में बचा है वो बचा हुआ है दिस टाइम, जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। इस तरीके से ये जो सेंटेंस है ही विल सपोर्ट देम दिस टाइम, इस वाक्य को सिर्फ और सिर्फ देखकर ही हमने ये अंदाज़ा लगा लिया भाई कि इसका आंसर क्या होगा, और इसका आंसर क्या बना, इसका आंसर बना दे विल बी सपोर्टेड बाय हिम दिस
टाइम, जिस आंसर को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो आइए इसी ट्रिक का यूज़ करते हुए दो सेंटेंस को बना के देखते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसके लिए आपको ये रूल याद होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ सेंटेंस है ही विल बाय न्यू हाउस दिस ईयर, हाउस नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमें क्या मिला है, विल के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिली है और इसके पहले सब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट के साथ सेल या विल में से कोई एक मिल जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए। तो मैंने क्या कहा था, ऐसे वक्त में हमने ऐसे सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए हेल्पिंग वर्ब के तौर पे लिखना है, या तो शैल बी को या विल बी को। और बाकी रूल तो आपको मैं ऑलरेडी स्मार्ट ट्रिक के रूप में बता चुका हूँ। आइए इस रूल को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस जो है पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इस रूल को यूज़ करते हुए इस वाक्य को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो ये सेंटेंस है ही विल बाय न्यू हाउस नेक्स्ट ईयर। इसमें हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। इस वाक्य में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है न्यू हाउस, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया। उसके बाद मैंने बताया कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हमने शैल बी या विल बी का इस्तेमाल करना है, तो न्यू हाउस के साथ विल बी हेल्पिंग वर्ब आएगा, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद मेन वर्ब को लिखना है, मेन वर्ब के तौर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। यहाँ पे जो वर्ब है वो बाय, और बाय की थर्ड फॉर्म होती है बॉट, जिसको मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमने लिखना होता है बाय प्लस सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट है हमारा ही, लेकिन क्योंकि ही यहाँ नॉमिनेटिव केस में है और हमने इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, इसलिए हमने ही का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो हिम लिख दिया और साथ में लिख दिया बाय। और आखिर में हम रिमेनिंग को लिखते हैं। तो इस पूरे वाक्य में जो रिमेनिंग बचा हुआ है वो बचा है नेक्स्ट ईयर, जिसको मैंने यहाँ लिख दिया। इस तरीके से ही विल बाय न्यू हाउस नेक्स्ट ईयर, इस एक्टिव वॉइस के वाक्य का जो पैसिव वॉइस बना वो बना न्यू हाउस विल बी बॉट बाय हिम नेक्स्ट ईयर। तो देखा आपने किस तरीके से हमने बड़े आराम से इस ट्रिक नंबर 1 को यूज़ करते हुए इस वाक्य को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना सीख लिया, और सिर्फ इस वाक्य को देख कर ही। तो दूसरा वाक्य देख लेते हैं जो नेगेटिव सेंटेंस है सी विल नॉट राइट अ लेटर टुमारो। इस वाक्य को अगर आप देखें, बारीकी से देखें, तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद विल आ रहा है, विल के बाद नॉट आ रहा है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो मैंने बताया था अगर सब्जेक्ट के साथ शैल या विल के बाद नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हेल्पिंग वर्ब में हमने वहाँ पे क्या यूज़ करना है, या तो शैल नॉट बी या विल नॉट बी, जब हम इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो जब हम ये जान चुके कि भाई हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगा यहाँ, तो ऑलरेडी बाकी रूल के जो पॉइंट्स है उन्हें तो हम पहले से ही जानते हैं। तो क्या ये रूल है सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखना है। तो भाई यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है ए लेटर, सी विल नॉट राइट ए लेटर टुमारो में इस वाक्य में जो ऑब्जेक्ट है वो है ए लेटर, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया। उसके बाद हम लिखेंगे या तो विल नॉट बी या शैल नॉट बी। ए लेटर के साथ हम लिखेंगे विल नॉट बी, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमने मेन वर्ब के तौर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। यहाँ जो वर्ब है राइट के थम होते हैं रिटर्न, तो ये मैंने इसको यहाँ लिख दिया। उसके बाद हम लिखेंगे बाय प्लस सब्जेक्ट को, बाय के बाद हमने सब्जेक्ट को लिखना है। सब्जेक्ट के तौर पर हमें सी मिला, लेकिन सी नॉमिनेटिव केस में होता है, और इसका हमें कौन सा केस चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस, तो सी का हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस हर। और आखिर में लिखते हैं रिमेनिंग में बचा रहा टुमारो, जिसको मैंने यहाँ लिख दिया। इस तरीके से बड़े आराम से इस वाक्य को सिर्फ देखकर इस वाक्य का एक्टिव से पैसिव वो जो हमने बनाना सीखा, ए लेटर विल नॉट बी रिटन बाय हर टुमारो। ठीक है ना। तो आइए ट्रिक नंबर 1 को सीख लेने के बाद हम ट्रिक नंबर 2 को भी सीख लेते हैं। इस ट्रिक नंबर 2 को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस तरीके के कैटेगरी में आपको उस तरीके के वाक्य मिलेंगे जिस वाक्य को जो आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो वहाँ जिस भी हेल्पिंग वर्ब का आप इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद आपने वहाँ बीन का इस्तेमाल करना है। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से कंडीशन किस तरीके के सेंटेंस है। क्या देखिएगा, अगर दिए गए वाक्य में आपको शैल या विल के बाद हैव और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए, तो आपने इस तरीके के वाक्य को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज करना है, या तो शैल हैव बीन का या विल हैव बीन का। और अगर आपको शैल नॉट हैव या विल नॉट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए, तो आपने इस तरीके के वाक्य को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए लिखना है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे शैल नॉट हैव बीन या विल नॉट हैव बीन का। और मैं आपको बता दूं कि इस तरीके की कंडीशन आपको फ्यूचर परफेक्ट के टेंस में मिलते हैं। अब मैं आपको एक अंग्रेजी ज्ञान टिप देना चाहूँगा, वो ये कि आपने यहाँ पे बीन का ही इस्तेमाल क्यों करना है और किस तरीके से आप याद करेंगे कि भाई आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हो, बीन का जो इस्तेमाल उसे किस तरीके से याद करेंगे, क्योंकि एक ट्रिक है जिसको मैं बताना चाहूँगा आपको, जिससे कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे। क्योंकि मैंने अक्सर देखा कि कई बार स्टूडेंट एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब इस तरीके के सेंटेंसेस को जब चेंज करते हैं तो वो अक्सर बीन लगाना भूल जाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताना है आप लोगों को, ध्यान रखिएगा। जब भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य को पैसिव वॉइस में आप चेंज करेंगे ना, तब आप हेल्पिंग वर्ब को लिखने के बाद आपको एक ट्रिक याद रखना है, और वो है बजाना है बीन। तो बजाना है बीन यानी कि आपने हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद बजाना है बीन, यानी कि BEEN, बीन को वहाँ लिख देना है। ठीक है ना। अगर आप इस ट्रिक को याद करेंगे, याद रखेंगे, तो भाई कभी भी आप नहीं भूलेंगे कि भाई इस तरीके के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हमें बजाना है बीन, यानी कि BEEN, बीन का वहाँ हमने इस्तेमाल करना है। तो आइए इस ट्रिक नंबर 2 का यूज़ करते हुए कुछ सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाकर चेंज करते देखते हैं। ये रहा पॉजिटिव रूल और ये रहा नेगेटिव रूल। ये रूल आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए
ये सेंटेंस देख लेते हैं। एक पहला सेंटेंस है ही विल हैव वॉन अ गोल्ड मेडल बाय नेक्स्ट ईयर। यहाँ बाय नेक्स्ट ईयर, बाय का मतलब है अगले साल तक, ठीक है ना। तो आइए इस वाक्य को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, लेकिन देखेंगे ये कि पॉजिटिव सेंटेंस, तो पॉजिटिव सेंटेंस का रूल यूज़ करना है हमने। लेकिन मैंने क्या बताया, सबसे पहले तो आपको दिए गए सेंटेंस को पढ़कर इस बात को पता लगाना है कि वहाँ एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए किस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए यहाँ पे विल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो मैंने बताया था कि इस तरीके के वाक्य अगर आपको एक्टिव वॉइस में मिल जाए तो आपने पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त किस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, आपको इस्तेमाल करना है तो शेल हैव बीन का या विल हैव बीन का। तो इस वाक्य को देखकर ही हमने इस बात का अंदाजा लगा लिया कि भाई इस वाक्य में हमारा जो है पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। और अगर हम ये जान गए तो भाई ऑलरेडी बाकी रूल तो हम ऑलरेडी जानते ही हैं। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या लिखना, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखना होता है। इस वाक्य में हमारा ऑब्जेक्ट है ए गोल्ड मेडल, जिसको मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या बताया कि इस तरीके के वाक्य में हमने शेल हैव बीन या विल हैव बीन का इस्तेमाल करना है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया विल हैव बीन। उसके बाद हमने क्या लिखना होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। और बता दूँ कि इस तरीके के वाक्य में यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य में ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म दी जाती है। तो यहाँ जो वॉन है वो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, तो हमने इसी को यहाँ लिख देना है। उसके बाद हम बाय प्लस सब्जेक्ट को लिखेंगे। यहाँ सब्जेक्ट है हमारा ही, लेकिन सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। तो ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हिम होता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया बाय हिम। उसके बाद हम रिमेनिंग को लिखेंगे। इस पूरे वाक्य में जो रिमेनिंग बचा रहेगा वो हो गया बाय नेक्स्ट ईयर, तो मैंने उसको यहाँ लिख दिया बाय नेक्स्ट ईयर। इस तरीके से बड़े आराम से सिर्फ इस वाक्य को देखकर हमने इसका जो आंसर बनाना सीख लिया, वो बनाना सीख लिया ए गोल्ड मेडल विल हैव बीन वॉन बाय हिम बाय नेक्स्ट ईयर। आइए अब एक नेगेटिव सेंटेंस को देख ले। नेगेटिव सेंटेंस यहाँ दिया है यू विल नॉट हैव कंप्लीटेड होमवर्क बाय द इवनिंग। यहाँ बाय द इवनिंग का मतलब है शाम तक। तो आइए इसको भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना सीख ले। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई इस सेंटेंस को जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमारा यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होना है। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे विल नॉट हैव कंप्लीटेड, यानी कि विल नॉट हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो मैंने क्या कहा, अगर इस तरीके के वाक्य आपको मिल जाए एक्टिव वॉइस में जहाँ विल नॉट हैव के बाद थर्ड फॉर्म मिले या शेल नॉट हैव के बाद थर्ड फॉर्म मिले, तो आपने क्या कर देना है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए वहाँ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आपने यूज़ करना है शेल नॉट हैव बीन का या विल नॉट हैव बीन का। तो जब इस वाक्य को हम देखकर इस बात का अंदाजा लगा चुके कि भाई इसको जो पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, तो बाकी तो ट्रिक के तौर पे हमें रूल मालूम ही। सबसे पहले इस ट्रिक में हमने ऑब्जेक्ट को लिखना होता है। तो इस वाक्य में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है होमवर्क, तो मैंने यहाँ इसको लिख दिया। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब के तौर पे या तो शेल नॉट हैव बीन या विल नॉट हैव बीन का यूज़ करना है। होमवर्क के साथ विल नॉट हैव बीन लिखा जाता है, तो मैंने इसको लिख दिया। उसके बाद हमने मेन वर्ब के तौर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना। मैं बता चुका हूँ कि ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म दी जाती है, तो कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म है, तो मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद हमने बाय प्लस सब्जेक्ट को लिखना है। सब्जेक्ट हमारा यू है, तो भाई यू हमारा ऑब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस भी होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, तो मैंने बाय यू यहाँ लिख दिया। और आखिर में लिखते हैं हम रिमेनिंग को, यानी कि जो कुछ भी हमारा बचा रह जाता है इस वाक्य में, जो हमारा बचा रह गया वो है बाय द इवनिंग, तो मैंने यहाँ लिख दिया बाय इवनिंग। ओके, बाय द इवनिंग। तो इस तरीके से हमने बड़े आराम से इस वाक्य को, यानी कि यू विल नॉट हैव कंप्लीटेड होमवर्क बाय द इवनिंग का जो आंसर बनाया, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो बनाया वो बनाया होमवर्क विल नॉट हैव बीन कंप्लीटेड बाय यू बाय द इवनिंग। ओके, तो इस तरीके से बड़े आराम से आप इसी तरीके के वाक्य, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस हो, उसको सिर्फ आप इस दो ट्रिक के जरिए सिर्फ देख कर ही इस बात का अंदाजा लगा लेंगे कि भाई उस वाक्य का जो है पैसिव वॉइस क्या बनेगा, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को ही पता लगाना है। बाकी रूल तो मैं आपको अंग्रेजी ज्ञान स्मार्ट ट्रिक के तौर पे दे चुका हूँ। तो हर बार की तरह मैं इस बार भी आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन ले आया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, समझें और फिर इनका आंसर जल्दी से जल्दी लिख दें आप कमेंट बॉक्स पर। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।